तो ठीक है, याद दिला दिया करो, क्योंकि कुछ बच्चे इधर उधर रहते हैं, कुछ कॉलेज के काम से या जो भी हो, कुछ नेटवर्क इश्यू, तो फिर बाद में रिकॉर्डिंग देख पाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग, ये क्या आ रहा है, CO2। अब यहाँ पे जो CO2 आ रहा है, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन 4, ऑक्सीजन का 6। पहले तो ये सोचना है सबसे पहले, ऑक्सीजन अगर 6 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तभी तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा कार्बन के साथ, और ये ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अब इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, तो कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन तो खुद का था, और 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो कार्बन का आप देखोगे टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया कार्बन के पास, 8। 4 तो खुद का है, 4 शेयर कर रहा है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 8। कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और ऑक्सीजन का भी, दोनों ऑक्सीजन एटम का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा है यहाँ पे। क्लियर है, यहाँ पे है। तो ऑक्सीजन जब भी सराउंडिंग एटम है और वो न्यूट्रल स्टेट में, तो वो जनरली 2 बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड। क्यों 2 बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड क्यों बना रहा है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। दैट मीन्स ऑक्सीजन अगर कभी भी सराउंडिंग एटम आ रहा है, न्यूट्रल है वो, तो डबल बॉन्ड जनरली फॉर्म करता है वो, ये याद रखना है वहां पे। अब CO2 मॉलिक्यूल में पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितना है, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, सही है बिल्कुल, तो वो क्या आ जाता है यहाँ पे, 4। टोटल लोन पेयर 4। सेंट्रल एटम पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो सेंट्रल एटम पे नंबर ऑफ लोन पेयर 0। सही है सब लोगों का आंसर। इस तरीके से सोचना था। एक और आ रहा है इसी टाइप से, OF2। OF2 की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो इसमें सेंट्रल एटम कौन सा होगा, उससे सोचो, ऑक्सीजन। ओ। तो सबसे पहले सेंट्रल एटम सोचना है, सेकंड क्या सोचना है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 6। 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट होगा, और क्लोरीन है, तो क्लोरीन कैसा बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड ही बना पाएगा, F सिंगल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड F, और ये भी सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पे सोच के बताना है तुम्हें कि OF2 तो ये आ गया, इसमें टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितना होगा OF2 मॉलिक्यूल में। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इन OF2 मॉलिक्यूल। सही है अनुष्का, तो सब तनिषा, सब लोगों का सही आ रहा था, आसान सा ही है। यहाँ पे जो सोचना था कि क्लोरीन के पास तो अंडरस्टूड है कि 3 3 लोन पेयर होगा, और ऑक्सीजन का कितना था, 6। आउट ऑफ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, तो बचा कितना, 4 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 2 लोन पेयर। तो OF2 के सेंट्रल एटम पे पूछा जाता नंबर ऑफ लोन पेयर, तो 2। टोटल मॉलिक्यूल में पूछा जा रहा है 8। अब एक बच गया तुम्हारा लास्ट में C2H4। अब C2H4 जो है तुम्हारा इसमें, अब यहाँ पे 2 2 सेंट्रल एटम रहता है, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये। C2H4 में जो रहेगा तुम्हारा C, इस टाइप से दिखा दो इसमें यहाँ पे। और हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन है उसके पास, एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ये, H, H, और ये H इस कार्बन के साथ इस तरीके का आ जाता है यहाँ पे। और ये भी कार्बन एक सिंगल बॉन्ड बनाता है इसका हाइड्रोजन के साथ। और कार्बन कार्बन के पास क्या आ रहा है यहाँ पे, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन। और ये अगर 2 2 इलेक्ट्रॉन अगर शेयर कर लेता है, तो दोनों कार्बन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा। अब इस कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ गया है, तो 4 बॉन्ड दिख रहा है, 4 बॉन्ड मीन्स टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है यहाँ पे। और नंबर ऑफ लोन पेयर इसमें क्या रहेगा, 0। कोई भी लोन पेयर नहीं आ रहा है यहाँ पे। सही, बिल्कुल, नंबर ऑफ लोन पेयर 0। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो यहाँ पे 2 2 सेंट्रल एटम है, ये भी कार्बन सेंट्रल एटम, ये भी सेंट्रल एटम। ऐसा भी है, तो ऐसा हम लोग सोच सकते हैं यहाँ पे कि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ, और ये जो दूसरा हाइड्रोजन होगा वो भी क्या होगा, कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और ये डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में। तो ये तुम लोग नॉर्मल एग्जांपल देख रहे थे, कुछ डिफरेंट टाइप के एग्जांपल देखें, स्पेशली केटायन और एनायन अगर आ रहा हो उस टाइप से।
इसको कॉपी करो जल्दी से, फिर हम आगे देखते हैं इसमें एग्जाम्पल। ये तो बेसिक एग्जाम्पल था। तो ठीक है, आई थिंक सब लोग पहले ड्रॉ भी किए होंगे, जो लोग नहीं किए हो तब जल्दी से कर लिए होंगे। यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो कुछ भी रटना नहीं है, बस वैलेंस इलेक्ट्रॉन तुम्हें पता हो, और जो कुछ पॉइंट लिखे थे सेंट्रल एटम का, कि हाउ टू डिसाइड सेंट्रल एटम, तो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे। तो ठीक है, आगे बढ़ता हूँ इसमें। CH3 माइनस, तो CH3 माइनस से पहले एक CH4, देन CH3 माइनस, NO2 माइनस, NH2 माइनस, NH4 प्लस, H3O प्लस। कुछ भी आ रहा है इस टाइप से यहाँ पर। तो ठीक है, पहले देख लेते हैं इतना, फिर और कुछ एग्जांपल देखेंगे। एक और देख लेता हूँ मैं, CO3 2 माइनस। अब यहाँ पे CH4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो सोचना कैसे स्टार्ट करोगे? ये तो सिंपल था। मीथेन, कार्बन सेंट्रल एटम होगा, कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्या होता है 4, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1। एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ये क्या आता है H, H, H और H। मैं डायरेक्टली अब सर ड्रॉ सी कर एच दे फोर रहा हो गया हूँ। था सर। हाँ बताओ। CH4 हो गया था। CH4 हो गया था, चलो ठीक है, हम इसका डिटेल में भी देखे थे बिल्कुल। CH3 माइनस, अब इसका सोचना है यहाँ पे। अब देखो CH3 माइनस का एक दो एग्जांपल देख लोगे, एक मैं निगेटिव वाला दिखा देता हूँ और एक ये पॉजिटिव वाला, फिर बाकी सोचोगे। अब यहाँ पे सोचना क्या स्टार्ट करना कि कार्बन ही सेंट्रल एटम होगा। कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्या होता है 4, और एक यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो किसी एटम पे नेगेटिव चार्ज आने का मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्स्ट्रा आया है वहां पे। किसी भी एटम पे नेगेटिव चार्ज कब आता है? दैट मीन्स उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ चुका होता है। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्या होता है 4, एक नेगेटिव चार्ज अगर दिखाया जा रहा है दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया हो, दैट मीन्स 5। 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन जो होगा वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा। ये सिंगल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। तो 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ पे है। बचा कितना तुम्हारा इसमें? 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर होगा इस केस में, लोन पेयर। तो फिर से रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे है। इसमें क्या रहेगा सोचने का तरीका, कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन को एक नेगेटिव चार्ज है, दैट मीन्स 5। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया हुआ तभी तो नेगेटिव चार्ज है। 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, क्योंकि 3 हाइड्रोजन एटम है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो बच गया कितना इसके पास? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स एक लोन पेयर। अब काउंट करना कि कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पे। तो कार्बन के पास अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पूछा जाए तो 1, 2, 3, और 3 शेयर कर रहा है, 6, 7, 8। यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट पूरा 8 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो CH3 माइनस में नंबर ऑफ लोन पेयर कितना आ जाता? एक लोन पेयर, जो कि कार्बन पे है। अब यहाँ पे सोचना था NH4 का, एक मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूँ, बाकी तुम लोग खुद से सोचोगे, कितने नेगेटिव वाला कराया यहाँ पे। अब NH4 प्लस में देखना है कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन कितना होता है 5, और नाइट्रोजन का अगर इलेक्ट्रॉन 5 आ रहा है तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया नाइट्रोजन पे। इसका क्या मतलब है? एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया होगा। पॉजिटिव चार्ज कब आता है किसी भी एटम पे? जब उसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, और जब इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया तभी इस पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा। तो 5 में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो बचा कितना 4, और जब 4 इलेक्ट्रॉन बचा यहाँ पे है तो 4 हाइड्रोजन भी आ रहा है, और हाइड्रोजन आ रहा है दैट मीन्स
नाइट्रोजन के पास जो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, 4 इलेक्ट्रॉन, तो सबके साथ क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा यहाँ पे। इसको और ऊपर दिखा सकते थे यहाँ पे इस वाले पार्ट को। यहाँ पे तुम लोगों को सोचना है इस केस में, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो NH4 अमोनियम आयन में नाइट्रोजन पे कोई लोन पेयर नहीं होता। कैसे पता चला सर लोन पेयर नहीं है? तो सिंपली सोचना है, कुछ भी रटना नहीं है, कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 5 में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया होगा तभी पॉजिटिव चार्ज आया होगा। दैट मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास, और 4 इलेक्ट्रॉन में से चारों सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन जो होगा सब एक इलेक्ट्रॉन शेयर ही कर रहा है, तो कोई भी लोन पेयर नहीं बचा। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, 8। 4 तो खुद का इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, दैट मीन टोटल इलेक्ट्रॉन 8। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट आ रहा था यहाँ पे। उसी तरीके से तुम H3O का पहले सोचो, फिर इस दोनों पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन में ऑक्सीजन के पास कितना लोन पेयर है ये सोचना है। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन एटम इन हाइड्रोनियम आयन। सोचो सब लोग, ट्राई करो कि हाइड्रोनियम आयन में ऑक्सीजन पे जो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है उस पर कितना लोन पेयर है। सही है सब लोगों का, 1 लोन पेयर आएगा। सही, सब लोगों का सही आ रहा है। अब यहाँ पे देखना था, सोचने का तरीका बस वही था कि ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है 6, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया, वो बचा 5। 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया, तो बचा कितने इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स एक लोन पेयर और एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे दिखाना है। क्लियर है? अब तुम लोग NH2 माइनस का सोच के बताओ, बाकी इस दोनों पे मैं आता हूँ अभी। NH2 माइनस में नाइट्रोजन पे कितना लोन पेयर आ रहा है, नंबर ऑफ लोन पेयर और नाइट्रोजन एटम इन NH2 माइनस। NH2 माइनस में दोबारा सोचना है कौशल, NH2 माइनस में नंबर ऑफ लोन पेयर और नाइट्रोजन एटम। ओम मल्हार दोबारा सोचो। तो देखते हैं यहाँ पे सोचने का तरीका क्या है, सब लोग ट्राई कर चुको। सही आ रहा है, करेक्ट आंसर क्या रहा था, 2, 1 नहीं है। तो सोचने का तरीका सिंपल सा था, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्या होता है 5, 5 में से एक नेगेटिव चार्ज आ गया, दैट मीन्स एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया होगा, दैट मीन्स 6। 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के साथ कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के पास, तो एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा यहाँ पे है। तो 5 इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज, दैट मीन्स 6। 6 में 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया, बचा कितना, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे दिखाना है, और एक नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज तो दिखाएंगे ही। और नेगेटिव चार्ज का मीनिंग क्या है, कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया होगा उसके पास, उसको भी काउंट करना था वहां पे। तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर कितना आ रहा है तुम्हारा, 2। नाइट्रोजन पे भी 2 है, पूरे मॉलिक्यूल पे भी क्या रहेगा, 2 ही, क्योंकि हाइड्रोजन पे तो कोई इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे भी नहीं होता है वहां पे, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन वो बॉन्डिंग में ही पार्टिसिपेट कर ले रहा है। क्लियर है, कैसे सोचना था ये इस तरीके से यहाँ पे। अब बच गया NO2 माइनस, मैंने स्टार भी लगा रखा है, इसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ NO2 माइनस का। अब NO2 माइनस में देखना कि सेंट्रल एटम कौन सा होगा तुम्हारा, नाइट्रोजन ही, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, लेस ही नंबर में भी है। अब देखना है कि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज होता है इस केस में, देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ इसमें कैसे सोचना है। अब यहाँ पे जो NO2 माइनस है, वेट कर लो 1 मिनट, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। तो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन आ गया,
अब यहाँ पे जो लोन पेयर होता है यहाँ पे दिखाया जा रहा है इस टाइप से, बट एक्चुअल में जो लोन पेयर होता है यहाँ पे है एन डबल बॉन्ड। यहाँ पे दो ऑप्शन है, और जब दो ऑप्शन आ गए इस केस में यहाँ पे एन, देखोगे कुछ लोग ऐसे भी ड्रॉ किए होगे, डबल बॉन्ड हो, देख लोगे उसके बाद ड्रॉ करोगे इसको। यहाँ पे एक लोन पेयर और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ऐसा ड्रॉ कर रहे होगे तुम लोग, मुझे पता है कि मैक्सिमम लोग ऐसा ही ड्रॉ किए होगे। बट यहाँ पे सोचना है, नाइट्रोजन अगर देखोगे यहाँ पे तो नाइट्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, टोटल इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम, अगर ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाए, जो लोग ड्रॉ किए होंगे, तो क्या आ जाएगा 10, सही है। बट यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अभी आगे पढ़ेंगे ड्रॉबैक या लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। तो नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, और कोई भी सेकेंड पीरियड का एलिमेंट ऑक्टेट का एक्सपेंशन नहीं कर सकता। क्यों नहीं करेगा तो अभी जस्ट देखेंगे इसके बाद हम लोग। तो यहाँ पे ये NO2 माइनस का ये स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि नाइट्रोजन जो सेंट्रल एटम है 10 इलेक्ट्रॉन है वो हो गया, और कोई भी सेकेंड पीरियड का एलिमेंट ऑक्टेट का एक्सपेंशन नहीं कर सकता है। बस अभी इतना देखोगे 2 मिनट के लिए, बाकी लोग अभी देख रहे हैं 2 मिनट बाद क्यों नहीं कर सकता है वहां पे, लिमिटेशन जब स्टार्ट करेंगे हम इसका। इसका जो स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे NO2 माइनस का, एन डबल बॉन्ड ओ, ओ नेगेटिव, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आता है तुम्हारा ऑप्शन के पास, और यहाँ पे एक लोन पेयर, ये तुम्हारा करेक्ट स्ट्रक्चर है। अब जब ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे देखना है कि ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है नाइट्रोजन का, और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखाया जा रहा है। दैट मीन्स इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इस ऑप्शन का भी ऑक्टेट कंप्लीट होता है इसमें, और इवन इस नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन दिखाया जा रहा है यहाँ पे है 5 में से नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा है, एक लोन पेयर, तो 1 2 3 और 3 शेयर कर रहा है, दैट मीन्स 6, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। अब देखना कि ऑक्शन पे जो नेगेटिव चार्ज आ रही है, नेगेटिव चार्ज ऑक्शन पे क्यों दिखा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखना कि ऑक्शन के पास खुद का इलेक्ट्रॉन कितना है, यहाँ पे टोटल तो 8 है, ऑक्शन का खुद का कितना इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है यहाँ पे हम लोग, 1 2 3 7 5 7 7। तो नाइट्रोजन का खुद का 7 इलेक्ट्रॉन है, और खुद का 7 इलेक्ट्रॉन है, और होता कितना है उसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का 6। एक नेगेटिव चार्ज दिखाने का मतलब वहां पे ये है कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया होगा ऑक्सीजन के पास यहाँ पे, दैट मीन्स एक नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ रहा है। तो जिस भी एटम पे एक नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा आ रहा है, दैट मीन्स, और एक नेगेटिव चार्ज अगर दिखाया जा रहा है, दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया होगा। किसी एटम पे 2 नेगेटिव चार्ज है, दैट मीन्स वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया होगा। 3 नेगेटिव चार्ज है किसी एटम पे, दैट मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ होगा वहां पे। इस तरीके से सोचना है। तो NO2 माइनस का ये स्ट्रक्चर रॉन्ग है, क्योंकि नाइट्रोजन का ऑक्टेट का एक्सपेंशन हो जा रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो देखेंगे आगे, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है यहाँ पे। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे नाइट्रोजन पे नहीं होगा, नेगेटिव चार्ज ऑप्शन पे ही होता है। तो जनरली एक पॉइंट याद रखना है कि नेगेटिव चार्ज जो आता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होता है। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रो एटम कौन सा है यहाँ पे, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पे ही नेगेटिव चार्ज आता है यहाँ पे। और उसका कंपाउंडर NO2 होता है, तो अभी लोग देखेंगे सारा कुछ वो अलग टाइप का है वहां पे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा नहीं, टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जरूरत नहीं यहाँ पे। NO3 माइनस होता, देन कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम लोग बनाएंगे वहां पे, वो आगे का पार्ट है फिर, जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ेंगे वहां पे हम लोग। बिल्कुल, जब भी NO2 माइनस हो या NO3 माइनस हो, तो उसमें जो नेगेटिव चार्ज आता है जनरली मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम के पास जाता है। क्लियर है यहाँ पे है, जो नेगेटिव चार्ज होगा वो मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम के पास ही जाएगा वहां पर। और उसका भी रीजन हम लोग आगे पढ़ेंगे, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम के पास ही क्यों जाता है यहाँ पे। सर हाँ बताओ।
सर आप वो फिर से बता सकते हो कि वो क्यों नहीं होगा वो पहला स्ट्रक्चर? पहला स्ट्रक्चर इसलिए नहीं होगा कि नाइट्रोजन के पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गया है, और कोई भी सेकेंड पीरियड का एलिमेंट 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता, इसलिए मैंने ये स्ट्रक्चर को कट किया यहाँ पे। बाकी 2 मिनट वेट कर लो, वो बस वही स्टार्ट करने वाला है। लिमिटेशंस में ही आ जाता है, ऑप्टिट्यूड की लिमिटेशंस में। यस सर, थैंक यू सर। NO2 की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे है NO2 अलग टाइप का कंपाउंड है, वो भी लिमिटेशंस में आ जाता है। थोड़ा देर वेट करो कि NO2 का क्या होगा, NO3 माइनस का क्या स्ट्रक्चर हो, तो देखते हैं। अब तुम्हारा क्वेश्चन मैंने स्टार लगाया हुआ था इस पे, इसमें पूछा था कि टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इन NO2 माइनस मॉलिक्यूल, NO2 माइनस आयन, नाइट्राइट आयन, इसमें टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितना आ रहा है। स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर दिया, तुम लोगों को सिंपली काउंट करके बताना टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर। सही है बिल्कुल। वो क्या रहेगा उसमें, 6। 5 नहीं आएगा, वो हम आराम से करना था उसको। वो क्या रहेगा, 6। 3 लोन पेयर, जिस ऑप्शन पे नेगेटिव चार्ज वहां पे 3 लोन पेयर, 2 लोन पेयर यहाँ पे और 1 लोन पेयर नाइट्रोजन पे, टोटल क्या आ जाता तुम्हारा 6। नाइट्रोजन पे कितना लोन पेयर है, सेंट्रल एटम पे कितना लोन पेयर, तो वो 1 आ जाता है, और टोटल लोन पेयर 6। क्लियर है यहाँ पे है, तो ठीक है। एक इसको याद रखना था यहाँ पे, मैंने स्टार लगाया, दैट मीन इसको तो याद रखना यहाँ पे है। और बाकी जो एक ये मैंने कट किया हुआ, ये क्यों कट किया है तो जस्ट अभी देखेंगे हम लोग आगे। अब एक तुम्हारा बच गया CO3 2 माइनस। CO3 2 माइनस में सेंट्रल एटम कौन सा रहेगा, कार्बन। वही लेसी नंबर में है, एक ही एटम है, वही सेंट्रल एटम होगा कार्बन। अब यहाँ पे देखना है कि ऑक्सीजन 3 है और नेगेटिव चार्ज 2 है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है, जो 2 नेगेटिव है, वो नेगेटिव चार्ज जनरली कहाँ पे जाता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो कि यहाँ पे ऑक्सीजन है ये। अब देखो, जिनको अगर वैल्यू नहीं पता है कौन सा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उनको तो डिफिकल्टी जाएगा फिर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ चुके हैं, तो जो भी पीछे पढ़ चुके हैं उसके आगे यूज आना ही आना है वहाँ पे। ये चैप्टर काफी ज्यादा कनेक्टेड होता है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन वैल्यू ज्यादा है, और ऑक्सीजन पे ही नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पे। एक एक नेगेटिव चार्ज दोनों ऑक्सीजन एटम पे जाएगा। और जिस ऑक्सीजन एटम पे कोई चार्ज नहीं है, वहां पे मैंने भी बताया हुआ था पीछे कि अगर न्यूट्रल ऑक्सीजन एटम है, वो जनरली कैसा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, डबल बॉन्ड, जो कि CO2 में देख रहे थे। अगर एक ऑक्सीजन एटम न्यूट्रल है, ये क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड। ये क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, O माइनस O माइनस। अब यहाँ पे तुम्हें सोचना है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर क्या होगा CO3 2 माइनस में। मैं यहाँ पे लोन पेयर किसी पे नहीं दिखा रहा हूँ, तुम्हें सोचना है कि टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इन कार्बोनेट आयन, नेम पता है सबका, कार्बोनेट आयन। सही आ रही है, तो हम फिर से सोचो एक बार क्या रहेगा। सही सब लोग का, आशीष सही आ रहा है, आयुष का भी सही आ रहा है, सही है, स्वानंद सही आ रहा है। लोकेशन थोड़ा ना सोचना है, उसमें 9 नहीं आएगा। देखते हैं यहाँ पे सोचने का तरीका क्या है कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 4, और 4 में से 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हो गया। कार्बन पे तो कोई लोन पेयर होगा ही नहीं। ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड बना रहा है, तो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हो गया, बचा 4 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन 2 लोन पेयर। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है इलेक्ट्रॉन, 6। एक नेगेटिव चार्ज भी है, दैट मीन 7, और 7 में से एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया, बचा कितना यहाँ पे है, 6। 6 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 3 लोन पेयर। और यहाँ पर भी सेम। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर यहाँ पे है 8। 3 + 3 + 2 8। यहाँ पे देखना है कि जब भी ऑक्सीजन अगर न्यूट्रल है, तो जनरली डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और ऑक्सीजन पे अगर नेगेटिव चार्ज आ गया यहाँ पे, और वो सराउंडिंग एटम है, वो जनरली सिंगल बॉन्ड बनाएगा।
सिंगल बॉन्ड बना रहा है तभी यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी आया हुआ आता है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज करने में। नहीं, अब यहाँ पे ये नहीं सोचना, मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ पे जाना है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास, ये पॉइंट याद रखना है। क्लियर है यहाँ पे है। ये हम लोग ऑर्गेनिक का पार्ट रहा था बेसिकली, बट यहाँ पे ये पॉइंट अभी याद रखना है कि ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास रहना चाहेगा वहां पे। सर आप ये CO3 2- का फिर से बता सकते हो क्या? CO 3 2-। CO3 2-, तो वही तुम लोग स्ट्रक्चर देख रहे थे यहाँ पे अभी, एक कार्बन 3 ऑक्सीजन। इसको सोचने का तरीका क्या यहाँ पे था कि कार्बन सेंट्रल एटम होगा, 2 ही नेगेटिव और 3 ऑक्सीजन एटम है, एक ऑक्सीजन न्यूट्रल होगा वहां पे, दैट मीन्स, और जब भी न्यूट्रल ऑक्सीजन है तो वो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, C डबल बॉन्ड O माइनस और O माइनस। दो नेगेटिव है यहाँ पे, दो नेगेटिव चार्ज दिखाया जा रहा है यहाँ पे, एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, एक दूसरे ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर आता है, सोचना पड़ेगा तुम्हें। ये कार्बन आयन का यहाँ पे, और सेंट्रल एटम कार्बन है तो 4 ही बॉन्ड बनाएगा कार्बन, और अपने मन से नहीं सोचना यहाँ पर उसका CO2 2-, वैसा कोई स्ट्रक्चर होता ही नहीं है। तो ठीक है, और कोई डाउट इसमें? यहाँ पे जो आ रहा था, ये सोचना है कि बैंकॉन कार्बन का 4 बॉन्ड बनाएगा, तो 4 बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, एक न्यूट्रल ऑप्शन के साथ डबल बॉन्ड, बाकी जिस पे नेगेटिव चार्ज आ गया ऑप्शन पे उसके साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड। अब इस प्रोसेस में सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, इस कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, तीनों ऑक्सीजन एटम का भी ऑक्टेट कंप्लीट है वहां पे। इस तरीके से सोचना रहता है। तो ठीक है, मैंने रिपीट कर दिया, यहाँ पे जिस तरीके से सोचोगे कि CO3 2-, एक सेंट्रल एटम, 3 सराउंडिंग एटम और नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे जाना, जैसे कि इस केस में भी देख रहे हैं। तो ठीक है, अब बाकी इसका डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर भी कुछ लोग सोच रहे हो गए, लेकिन इस केस में तो ये तो काफी कॉमन सा स्ट्रक्चर लोग ड्रॉ करते हैं, तो अभी हम जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं कि अभी तक जो हम लोग देख रहे थे इसमें ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा था जितना भी एग्जांपल आ रहा था। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें, एग्जांपल क्या इसमें नेक्स्ट डालोगे, लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। लिमिटेशंस या ड्रॉबैक ऑफ ऑक्टेट रूल। एक मिनट, नोट नहीं किया तो नोट कर लो इसको। और ये चीजें तुम्हें पता चल जाता कि किस एटम पे कितना इलेक्ट्रॉन है, कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, कहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये सोचना अगर आ गया, मानो कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों तुम्हारा स्ट्रांग हो जाएगा, ऑर्गेनिक में भी ये चीजें काम आता है तुम्हारा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। लिमिटेशन या ड्रॉबैक ऑफ ऑक्टेट रूल, तो फर्स्ट है इसमें हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल। और हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल बोलते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन अबाउट सेंट्रल एटम, टोटल इलेक्ट्रॉन अबाउट सेंट्रल एटम लेस देन 8।
अगर सेंट्रल एटम पे अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ गया तब तो वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। टोटल इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के अबाउट 8 से कम आ रहा है, ऐसे मॉलिक्यूल को बोलते हैं हाइपोवैलेंट, और 8 से ज्यादा होगा तो हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल। इसका जो एग्जांपल होगा यहाँ पे तुम्हारा BF3, BeCl2, तो पीछे देख रहे थे कि SnCl2, CH3+, बिल्कुल SnCl2 भी इस कैटेगरी में आ जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे सोचना है इस केस में कि BF3, सबका नेम पता होना चाहिए। अब यहाँ पे BF3 का नेम क्या रहेगा? बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, कोवलेंट बॉन्डिंग रहता है यहाँ पे है। BeCl2, बेरिलियम डाइक्लोराइड, SnCl4, इसका भी नेम बता सकते हो। ये क्या आ जाएगा यहाँ पे है? SnCl4, सॉरी SnCl2, इसका नेम कौन बताओगे? स्टैनिक क्लोराइड। स्टेनिक या स्टेनस? सॉरी स्टेनस। स्टेनस आ जाता वो। नहीं, स्टेनस क्लोराइड, स्टेनस डाइक्लोराइड नहीं लिखेंगे। स्टेनस बोलने का मीनिंग ये हो, ये क्या आता है यहाँ पे, जो Sn आ गया तुम्हारा, ये मेटल के कैटेगरी में आ जाता है यहाँ पे कुछ। SnCl2, इस पे जो चार्ज आता है Sn+2 और ये Cl-, तो सिंपली स्टेनस क्लोराइड इसको। अब यहाँ पे देखना था इस केस में BF3 का स्ट्रक्चर, तो सोचोगे ऐसे कि बोरॉन ही सेंट्रल एटम होगा। बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, यह सबको पता होना चाहिए यहाँ पे। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वही क्या होता है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। अब 3 और यहाँ पे 3 क्लोरीन भी है यहाँ पे, और क्लोरीन कैसा बॉन्ड बनाता है? सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा दैट मीन्स सिंगल बॉन्ड। तो बोरॉन का जो इलेक्ट्रॉन 3 था, तो तीनों का तीनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट हो गया था। बोरॉन पे कोई लोन पेयर नहीं बचा। 3 लोन पेयर यहाँ पे क्लोरीन पे, जो कि अंडरस्टूड है, वो दिखाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो बोरॉन आ रहा है सेंट्रल एटम, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पे? सिंपली एडमिट करके बता सकते थे, 3 इलेक्ट्रॉन खुद का था और 3 शेयर कर रहा है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन क्या आ गया? 6। तो टोटल इलेक्ट्रॉन 6 है, 8 से कम ही आ रहा है सेंट्रल एटम के अबाउट, दैट मीन्स ये हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल आ गया। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है इसका। क्लियर है? या इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल भी बोलता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो ऑक्टेट होना चाहिए था वो नहीं आ रहा है यहाँ पे, ये हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। सिमिलरली BeCl2 का एग्जांपल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था यहाँ पे। अब BeCl2 की बात करें यहाँ पे, तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा इसमें? 2, और यहाँ पे क्लोरीन है सराउंडिंग एटम, और सराउंडिंग एटम अगर क्लोरीन है वहां पे, उसके पास ऑलरेडी 7 होता है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके वो ऑक्टेट पूरा कर लेगा। और बेरिलियम के पास क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, ये क्या हुआ? Cl। चलो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि BF3 का बॉन्डिंग किस स्टेट में होता है और BeCl2 का बॉन्डिंग किस स्टेट में हो रहा है। सोचो और आंसर दो इसमें। BF3 का बॉन्डिंग किस स्टेट में है? BeCl2 का बॉन्डिंग किस स्टेट में? ग्राउंड या एक्साइटेड? ये तो BF3 का बता दो, ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट BF3। सही, बिल्कुल सब लोगों का आंसर सही है, एक्साइटेड स्टेट।
सबका क्या रहेगा इसमें, एक साइड दोनों का इवन एक साइडेड स्टेट में ही बॉन्डिंग होगा। तो ठीक है, सोचना आप समझ गए सब लोग कैसे सोचना है। तो BF3 का जब कन्फिग्रेशन लिखोगे, मतलब बोरॉन का, ये क्या होगा, 1s2 2s2 2p1। इसके पास एक ही अनपेयर्ड है यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में, और बॉन्ड कितना बना रहा है, 3। तो 3 अनपेयर्ड कब होगा, जब ये 2s का इलेक्ट्रॉन 2p में शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे। अब इसके पास एक ही है, जो 2s में पेयर इलेक्ट्रॉन था, यह इधर शिफ्ट हो जाता, तो 2 यहाँ पे अनपेयर्ड और एक अनपेयर्ड यहाँ पे। दैट मीन्स ये क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट। और BeCl2 का सेम, बेरिलियम का जब कन्फिग्रेशन होगा तो 2s2, तो दोनों पेयर्ड है, बॉन्ड बना रहा है, दो दो अनपेयर्ड चाहिए बॉन्डिंग स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में। तो यहाँ पे बेरिलियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, तो 2 खुद का था, 2 शेयर कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। दैट मीन्स ये भी हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो ठीक है, यहाँ पे तुम्हें सोच के बताना है कि SnCl2 का स्ट्रक्चर देख चुके हैं पहले हम लोग। CH3 प्लस, CH3 प्लस में कार्बन के पास टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितना है, ये सोचना है। CH3 प्लस में कार्बन के पास टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बता सकते हो वहां पर। सही है, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर 0। सोचोगे कैसे, यहाँ पे है कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन को एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, दैट इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, बचा 3। 3 में से तीनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट होगा, 3 हाइड्रोजन है, 3 बॉन्ड बनाना है यहाँ पे, सिंगल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं होना। सही, बिल्कुल सबका आंसर 0 लोन पेयर। क्लियर है यहाँ पे, तो इस तरीके से सोचना है तुम्हें। कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना यहाँ पे है, तो 3 खुद का और 3 शेयर कर रहा है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 6 है। दैट मीन्स ये भी हाइपोवैलेंट आयन आ जाएगा यहाँ पे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कॉपी करो। नेक्स्ट रहेगा, तो ये सब जो एग्जाम्पल है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ ले जाता है कभी कभी, 4 ऑप्शन दे देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा। दैट मीन्स सेंट्रल एटम के अबाउट 8 इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है, और सेंट्रल एटम के अबाउट अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है, दैट मीन्स वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं देखना है सराउंडिंग एटम ऑक्टेट पूरा कर रहा है, बट मुझे किसको देखना है, अबाउट सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के अबाउट 8 इलेक्ट्रॉन चेक करना है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम के अबाउट, देन ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, और 8 इलेक्ट्रॉन से कम है तो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा, वो हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल की कैटेगरी में आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें हम लोग यहाँ पे हैं, इसको कॉपी करो जल्दी से। नेक्स्ट है हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल। अब देखो यहाँ पे जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, जब इसका जो लेक्चर होता है, एक मैथ्स में सर एक क्वेश्चन दे के 2 मिनट 3 मिनट टाइम भी देते होंगे तुम्हें सॉल्व करने का, बट इसमें तो ऐसा कुछ सही नहीं। इसमें ऐसा नहीं कि एक एग्जांपल दे दिया, उसमें मुश्किल से 10 सेकंड लगता है सोचने में। इसमें ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे सिंपल सिंपल स्ट्रक्चर होता है, इसी को सोचना है यहाँ। कर ले, कॉपी कर ले सब लोग यहाँ तक। यस सर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। BeCl2 का एक्साइटेड स्टेट में कैसे होता है सीधा, तो मैं रिपीट कर देता हूँ। सिंपल सा है कि बेरिलियम का क्या करो, कन्फिग्रेशन लिख लो यहाँ पे, 1s2 2s2। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या है, 2s। सेकेंड ऑर्बिट में उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है 2s में, और 2p सारा वैकेंट है इसका। इसका जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास अभी ग्राउंड स्टेट में कोई भी अनपेयर्ड नहीं है इसका यहाँ पे, बेरिलियम का। और जब 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 सिंगल बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे है, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 अनपेयर्ड कब मिलेगा, एक्साइटेड स्टेट में। और जब एक्साइटेड स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन मिले तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन। बाकी जब हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, किसके अबाउट अबाउट कितना आ रहा है यहाँ पे है, 2 बॉन्ड आ रहा है,
और दो बॉन्ड जो आ रहा था, एक इलेक्ट्रॉन एस में होता है और एक पी में। इसका जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एसपी बेरिलियम का, जो कि आगे का पार्ट है। एक एस में इलेक्ट्रॉन होता है, एक पी में। यही फिर हाइब्रिडाइज होता है, वो फिर आगे का पार्ट है, उतना भी सोचना ही नहीं है। ये क्या रहेगा यहाँ पे, सिंपली एक्साइड स्टेट सोचना था यहाँ पे बस। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें यहाँ पर। सर हाँ बताओ। सर लेकिन इसके पास तो पी शेल होता ही नहीं है ना। मैंने क्या बोला, टू सेकेंड ऑर्बिट में पी होता है, 2D नहीं होता है। 2p तो पॉसिबल होता है। ये इलेक्ट्रॉन में इसमें नहीं दिखा रहा हूँ। इसके पास क्या है, यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है, तीनों p ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट है, बट 2p होता है, 2D नहीं होता है। मतलब 2p एग्जिस्ट कर यस पाता है, सर, वैकेंट थैंक यू। को क्या बोलते हैं कि 2p वैकेंट है वहां पे अभी। सर हाँ CpH3 ये रहेगा ना ग्राउंड स्टेट में? बिल्कुल, ये CH3 भी क्या रहेगा यहाँ पे है। नहीं, CH3 भी क्या होगा तुम्हारा, ये भी एक्साइटेड स्टेट में होता है, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में कार्बन के पास तो दो ही अनपेयर्ड है। वो अनपेयर्ड होता है पहले, एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है बाद में। इसका जो बॉन्डिंग होगा CH3 प्लस का, वो एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि तीन बॉन्ड बना रहा है और एक इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं फोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। और फोर अनपेयर्ड का मिलता है कार्बन के पास एक्साइटेड स्टेट में, जो पहला एग्जांपल हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। तो ये क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट। और सारे लिमिटेशंस बाकी थ्योरी में कम रहा था, बट इसमें लिमिटेशन ज्यादा है यहाँ पे। ऑप्टेट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो बहुत सारा लिमिटेशन है इसमें। तो ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ तक कॉपी कर लिए होंगे सब लोग। सेकंड है इसमें हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल। सेकंड लिमिटेशन, हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल। अब इसमें क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रॉन अबाउट सेंट्रल एटम ग्रेटर देन 8। टोटल इलेक्ट्रॉन्स अबाउट सेंट्रल एटम ग्रेटर देन 8, उसको क्या बोलते हैं, हाइपर वैलेंट या सुपर ऑक्टेट। सुपर ऑक्टेट। चलो इसको नोट करो, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, 1 मिनट वेट करो इसमें। तो इसका भी एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर कि हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल किस कंडीशन में होता है। बट उससे पहले एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है, एलिमेंट्स ऑफ थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। एलिमेंट्स ऑफ थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पीरियड can expand their octet, due to presence of vacant d orbital while second period elements can never expand their octet.
while second period element can never expand their octet due to absence of vacant d orbital. इसको कॉपी करो, समझते हैं इसको। एलिमेंट्स ऑफ थर्ड फोर्थ फिफ्थ पीरियड कैन एक्सपेंड देयर ऑक्टेट due to presence of vacant d orbital, while second paired element can never expand their octet due to absence of d orbital. अब देखना यहाँ पे, मान लीजिए कि एक एग्जांपल पीछे आ रहा था, नाइट्रोजन की बात करें हम लोग, तो नाइट्रोजन का जब कन्फिग्रेशन लिखो तो ये क्या रहेगा, 1s2 2s2 2p3। तो नाइट्रोजन किस पीरियड का एलिमेंट है, कि मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या रहा है तुम्हारा 2, ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन अगर सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, इसके पास डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है, 2d होता ही नहीं है, क्लियर है यहाँ पे है। जबकि फास्फोरस मान लो इसी के जस्ट नीचे का एलिमेंट, किसी ग्रुप का, इसका कन्फिग्रेशन क्या होगा तुम्हारा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। यहाँ पे 3p3 है, 3d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट इसके पास 3d भी होता है फास्फोरस के पास, जो कि क्या होगा, वैकेंट। 3d में 0 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। ये जो स्टेटमेंट आ रहा था कि एलिमेंट्स ऑफ थर्ड फोर्थ फिफ्थ पीरियड कैन एक्सपेंड देयर ऑक्टेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, तो फास्फोरस थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, ये अपना ऑक्टेट का एक्सपेंशन कर सकता है, जो कि आगे देखेंगे हम लोग। बट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, जो भी थर्ड या उससे हायर पीरियड का एलिमेंट होगा, चाहे फोर्थ हो फिफ्थ सिक्स जो भी रहे, वो सब एलिमेंट्स ऑक्टेट का एक्सपेंशन कर सकता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। जबकि सेकंड पीरियड एलिमेंट के पास कोई भी वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इवन डी ऑर्बिटल ही नहीं होता है सेकंड पीरियड के एलिमेंट के पास, उसका कोई भी ऑक्टेट का एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है। क्लियर इस पॉइंट का मीनिंग। एग्जांपल देखते हैं और क्लियर होगा। मैंने एक एग्जांपल लिया नाइट्रोजन फास्फोरस के, ये सेकंड का आ रहा था, सेकंड पीरियड और ये थर्ड पीरियड। बिल्कुल सिक्स एंड सेवंथ का होगा तो उसमें क्या रहेगा, अगर डी ऑर्बिटल है तो एफ ऑर्बिटल में जाएगा, वैकेंट अगर एफ ऑर्बिटल है। थ्री डी लिखने में कोई हर्ज है क्या, यहाँ पे 3d0 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगर मैं लिखूँ ये 3d0, इनमें क्या दिक्कत, किसी को मैं तो 0 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन तो 50 नहीं है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो 3d0 का मतलब क्या वहां पे है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन 3d में नहीं, 3d वैकेंट है। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल का मतलब क्या वहां पे है, यहाँ पे 3d वैकेंट है। एग्जाम्पल देखते हैं अभी और क्लियर होगा, अभी तो मैंने बस स्टेटमेंट लिखा है। तो ठीक है आगे देखते हैं हम लोग, इसमें यहाँ पे कॉपी कर ले सब लोग यहाँ तक। ये लिख भी लो, ये क्या है, वैकेंट है यहाँ पे। कर ले, कॉपी कर ले सब लोग, स्टेटमेंट मिलने कॉपी करना, तो ये तुम लोग आगे देखेंगे अभी। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं PCl5।
PCl5। सोचने का तरीका क्या यहाँ पे है कि फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन कितना होता है, फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइव 5। इसमें सोचने क्या, नाइट्रोजन ग्रुप का जो भी है, अब तुम अगर ग्रुप वाइज अगर कुछ याद रखते हो एलिमेंट, ये भी तुम्हें हेल्प करेगा। देखिए क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसी तरह ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। फिर नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इस तरीके से ग्रुप वाइज याद रखते हो, स्पेशली एस एंड पी ब्लॉक का। तो पी ब्लॉक का ग्रुप वाइज भी याद रखते हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो नाइट्रोजन का अगर 5, तो फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन 5, और 5 में से यहाँ पे 5 क्लोरीन एटम आ रहा है, और 5 अगर क्लोरीन आ रहा है इस केस में यहाँ पे है, यहाँ पे क्या होगा, सिंगल सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा ये। क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, शेयरिंग में। अब देखना यहाँ पे, तो फास्फोरस के पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पे, 5 तो खुद का है और 5 शेयर कर रहा है, दैट मीन्स 10। 10 अब यहाँ पे सोचो 10 इलेक्ट्रॉन आ रहा है इस केस में, ये कैसे पॉसिबल है, तो मैं यहाँ पे एक का करके बताता हूँ। यहाँ पे है नियॉन, CH2, 3p3, 3d0। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन, 3d0 लिखा जा सकता है। अब इसका बॉक्स डायग्राम बना लो यहाँ पे। डी में कितना ऑर्बिटल होता है, डी सब सेल में 5, या पढ़ चुके हो तो ये 3s, 5 3p और ये 3d। अब यहाँ पे देखना कि ये 3s 3p बॉन्ड कितना बना रहा है यहाँ पे फास्फोरस, 5 बॉन्ड। तो 5 बॉन्ड अगर बना रहा है तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। अभी तो ग्राउंड स्टेट में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसको, 3 ही अनपेयर्ड है। यहाँ पे होता क्या है, जो 3s का इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो ये जाएगा कहाँ पे, जहाँ पे कि वैकेंट ऑर्बिटल है। तो वैकेंट ऑर्बिटल कहाँ पे इसके पास, 3d में। दैट मीन्स 3s का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में जब जाएगा ये इधर शिफ्ट हो जाता है। क्लियर है, जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है इस टाइप का ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन। तो 3d वैकेंट होने के चलते एक इलेक्ट्रॉन 3d में शिफ्ट हो गया। अब इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गया यहाँ पे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, UE। और जब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गया दैट मीन्स अब ये 5 बॉन्ड बना सकता है। क्लियर है यहाँ पे, इस तरीके से इसको सोचना था। तो बॉन्डिंग किस स्टेट में हो रहा है इसका, PCl5 का एक्साइटेड स्टेट में, और जब 3d वैकेंट है देन ये फिर 3d में जा रहा है इसका एक इलेक्ट्रॉन। एक क्वेश्चन, काफी क्वेश्चन पूछा भी जाता है बोर्ड में, जब बोर्ड एग्जाम तुम स्कूल में या कॉलेज में दोगे, कि PCl5 एग्जिस्ट बट NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट। इसका रीजन क्या होगा यहाँ पे, इसका रीजन ये है कि नाइट्रोजन का भी जब कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाता है तुम्हारा, 1s2 2s2 2p3, और 2p3 आ रहा है यहाँ पे है, तो 2s में, और ये 2p। इसके पास 2d तो होता ही नहीं है, और 2d होता ही नहीं है, इसके पास 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे है। और जब 2d है ना तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के जाना नहीं है, और NCl5 है तो 5 बॉन्ड बनाता, Cl, Cl। अब यहाँ पे दो तरीके से इसको सोचना है कि नाइट्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 5 बॉन्ड बना, दैट मीन्स टोटल इलेक्ट्रॉन 10। 10 और 10 इलेक्ट्रॉन अगर आ गया तो नाइट्रोजन हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर सोचें कि कोई भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट अगर आ रहा है
वो ऑक्टेट का एक्सपेंशन कभी नहीं कर सकता है। सेकंड पेड एलिमेंट्स कैन नेवर एक्सपेंड देयर ऑक्टेट, दैट मींस 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो कभी नहीं रख सकता है। क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है। जिसके पास डी ऑर्बिटल होता है वैकेंट, वही ऑक्टेट का एक्सपेंशन कर सकता है। क्योंकि इसका जब इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होती है 2D में जाके अनपेयर्ड होता है, और 2D होता ही नहीं है यहाँ पे, तो NCl5 एग्जिस्ट ही नहीं करती है, स्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं है। जबकि NCl3 हो सकता है, NCl3 हो सकता है, 3 बॉन्ड बना रहा, 3 क्लोरीन है, 3 अनपेयर्ड है, यहाँ पे है, NCl3 का ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो नाइट्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है? यहाँ पे है 8, 3 बॉन्ड बना रहा है और 3 शेयर कर रहा है 6 + 2। एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है कि व्हाई PCl5 एग्जिस्ट एंड NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट, इस टाइप से तुम्हें याद रखना ये रीजन। NCl2 नहीं होता है, NCl2 वैसा कुछ अगर NCl2 रहता तो आगे हम लोग देखेंगे, जैसा कि NO2 का होगा उसी तरह NCl2 का भी सोच सकेंगे, तो आगे का पार्ट है, लेकिन नेक्स्ट लिमिटेशंस में वो आएगा। ये क्लियर हुआ सबको यहाँ पे कि PCl5 की बात करें यहाँ पे है, इस तरीके से सोचना होता है यहाँ पर। NCl2 का हम लोग अलग से देखेंगे, उसमें NCl2 का बॉन्डिंग कैसे होगा। वैसे NCl2 कभी रहता नहीं है, NCl3 या NCl5, बट फिर भी NCl2 का आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ तक कॉपी करो नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये PCl5 का स्ट्रक्चर आ रहा है जो कि सेंट्रल एटम के अबाउट 10 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ये हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल है या सुपर ऑक्टेट बोलते हैं, और वो किस तरीके से होता है तो यहाँ पे इसको दिखाया जा रहा है। एक्साइटेड स्टेट में इसका बॉन्डिंग हो रहा है यहाँ पे। देखो इसमें यहाँ पे क्वेश्चन वो देखते हैं यहाँ पे, और भी ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होगा, और भी ये मैंने अभी क्या बताया था, एक ही इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल SF6 की अगर बात करें हम लोग यहाँ पे देखते हैं उसका भी, बस एक एग्जांपल और करना है अभी हम लोगों को, तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट एग्जांपल में उसका, हो जो भी तुम पूछना चाह रहे हो उसमें। कॉपी कर ले यहाँ तक सब लोग? तो ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग इसमें। क्वेश्चन क्या था इसमें यहाँ पे कि PCl5 एग्जिस्ट व्हाइल NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट, उसका रीजन हम लोग यहाँ पे समझ रहे थे। नेक्स्ट है तुम्हारा इसमें SF2, SF4, SF6। SF2 की स्ट्रक्चर की बात करें यहाँ पे, देखो सोच नॉर्मली सिर्फ स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो कैसे सोचना है तुम्हें। तो सबसे पहले देखना है कि सल्फर किस पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड या सेकंड का। तो जो सल्फर है वो भी थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। ऑक्सीजन सेकंड का, तो ऑक्सीजन के जस्ट नीचे सल्फर है, तो सल्फर थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। कन्फिग्रेशन वाइज लिख करके देख भी सकते हो, या तुम्हें धीरे धीरे याद भी हो जाएगा कि सेकंड पीरियड एलिमेंट का कौन कौन सा था। बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट। उसके जस्ट नीचे का सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट। और थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो ऑक्टेट का एक्सपेंशन कर सकता है अगर रिक्वायर्ड होगा वहां पे। ये क्या होगा, सल्फर, सल्फर का इलेक्ट्रॉन कितना होता है, जो ऑक्सीजन का रहेगा, ऑक्सीजन के जस्ट नीचे सल्फर, दैट मीन 6, और 6 आ रहा है अगर यहाँ पे, और 6 में 2 इलेक्ट्रॉन जो होगा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करे क्योंकि क्लोरीन आ रहा है यहाँ पे, और क्लोरीन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा।
तो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट हो गया, बचा कितना? 4, दैट मीन्स 2 लोन पेयर है। अब यहाँ पे सोचना है कि SF2 का जो बॉन्डिंग हो रहा है वो किस स्टेट में हो रहा है, और सल्फर के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पे? बॉन्डिंग के बाद सल्फर के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है यहाँ पे? 2 1 2, 2 शेयर कर रहा है 4, और 4 एज ए इलेक्ट्रॉन पेयर दिखाया जा रहा है वहां पे। दैट मीन्स अब सल्फर के पास में टोटल लोन पेयर पूछ रहा है यहाँ पे, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में है अभी, और 4 इलेक्ट्रॉन सल्फर पे अलग से दिखाया जा रहा है जो कि नॉन बॉन्डिंग है। तो क्या वहां पे 8, सल्फर के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 8 है। कैसे आ रहा है 8? ये ऑक्टेट रूल को ही फॉलो कर रहा है, ये लिमिटेशंस में नहीं आएगा। 1 2 मैं क्लियरली दिखा भी रहा हूँ यहाँ पे। और यही चीजें सीखना है केमिकल बॉन्डिंग में, ये चीजें सीख के तो आगे आसान हो जाता है। इसमें दिक्कत जाएगा जहां कहीं भी डाउट आता है तो तुरंत पूछोगे कि सर इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन, या जो भी तरह का डाउट हो। तो 2 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का था यहाँ पे, एक अगर शेयर कर रहा है तो शेयर करने का मतलब क्या, उसका भी राइट्स आ जाता है उस पर। ये इलेक्ट्रॉन अब सल्फर का भी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 8। सल ये जो SF2 का बॉन्डिंग हो रहा है किस स्टेट में हो रहा है, ग्राउंड या एक्साइटेड स्टेट में? बताओ, सब लोग सोच के बताओ। ग्राउंड स्टेट सर। तो ये बिल्कुल ग्राउंड स्टेट में ही है, क्योंकि 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को ग्राउंड स्टेट में मिल जाएगा। वुंस रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को फिल करना था यहाँ पे। सही, बिल्कुल ग्राउंड स्टेट में है। यहाँ पे तो आ गया। अब SF4 में सोचना था कि SF4 में क्या होता है। यहाँ पे है सल्फर, और यहाँ पे बॉन्ड कितना बनाना है सल्फर को? 4 बॉन्ड। और क्लोरीन है तो क्लोरीन सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा क्लोरीन यहाँ पे। एक लोन पेयर यहाँ पे दिखाना था। ये कैसे सोच रहे हैं हम लोग कि सल्फर का इलेक्ट्रॉन 6 में से 4 क्लोरीन है, दैट मीन्स 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा होगा, तो बचा 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स एक लोन पेयर। अब यहाँ पे ये सोचना है तो मैं किस SF4 का बॉन्डिंग किस स्टेट में हो रहा है, ग्राउंड में या एक्साइटेड स्टेट में? तो ये सब लोग अब काफी आसान है, सोच पा रहे होंगे सब लोग। अब ये 3S है, 3P है, ये भी क्या था 3S 3P। और ये क्या इसमें 3D, थोड़ा सा इसमें पैशन से देखोगे। इसमें क्या रहा था तुम्हारा, 2 इलेक्ट्रॉन थी, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, शिफ्ट होगा यहाँ पे 3D में। SF4 की बात कर रहे हैं हम लोग। और जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा यहाँ पे है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बच गया, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। सॉरी, पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है यहाँ पे? 3P का। 3P का जो पेयर्ड है वो पहले अनपेयर्ड होगा, तो 3P का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है पहले यहाँ। अब इसके पास क्या आ गया, 3 इलेक्ट्रॉन 3P में और एक 3D में अनपेयर्ड, तो 4 अनपेयर्ड मिल गया इसको। और जब 4 अनपेयर्ड मिल गया तो 4 सिंगल बॉन्ड बना पाएगा ये। क्लियर है? तो जो SF4 का बॉन्डिंग होता है, ये ग्राउंड स्टेट और ये एक्साइटेड स्टेट, तो SF4 का बॉन्डिंग फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में होता है, ये भी अब याद रखना। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, SF4 का जो बॉन्डिंग हो रहा है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में होगा, जिसमें कि 4 अनपेयर्ड मिल पा रहा है, तो 4 बॉन्ड बना पा रहा है, और एक जो अभी भी पेयर है यहाँ पे, ये एज ए लोन पेयर यहाँ पे दिखाया जा रहा है। सिमिलरली SF6 की बॉन्डिंग की बात करें यहाँ पे हम लोग, SF6 की बॉन्डिंग की बात करते हैं, यहाँ पे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 6 बॉन्ड बनाना है यहाँ पे। F F
हाँ, SF4 में सल्फर के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना यहाँ पे है? SF4 में सल्फर के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 10 वो क्या आता है वहां पे? 10, 12 1 2 3 4, 4 बाउंड, दैट मीन्स 8 10 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 10। ये भी हाइपर ब्लेंड मॉलिक्यूल है ये सिर्फ ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा था, ये हाइपर ब्लेंड मॉलिक्यूल है। और SF6 का बॉन्डिंग सब लोग बता रहे थे, लोगों को पता है कि सर क्या क्वेश्चन पूछने वाले हैं नेक्स्ट। SF6 का जो बॉन्डिंग होता है वो क्या है? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में, जो कि क्लियरली अब पता चल रहा है तुम्हें, कुछ भी रटना नहीं है। अब जो 3s का इलेक्ट्रॉन पेयर्ड था वो भी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, ये भी अनपेयर्ड हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है। तो 1 2 क्लियर है। अब इसके पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहाँ पे, और जब 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ये 6 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर पाएगा। तो SF4 में सेंट्रल एटम पे एक लोन पेयर, बाकी सराउंडिंग एटम पे पता है एक फ्लोरीन पे 3 लोन पेयर, वो अंडरस्टूड में दिखा नहीं रहा हूँ। और SF6 में सल्फर के पास कोई लोन पेयर नहीं है, और SF6 में सल्फर के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? तो 6 बॉन्ड बना रहा है, दैट मीन्स 12 इलेक्ट्रॉन। और जब 12 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ये भी हाइपर ब्लेंड मॉलिक्यूल होगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? इस तीनों एग्जांपल में कहीं भी कोई डाउट? सर हाँ बताओ। सर वो SF4 में क्यों वो 3s का भी इलेक्ट्रॉन जाने रहे है उसमें? नहीं, ये मैं ऊपर वाले के लिए शिफ्ट करा रहा हूँ, वहां पे है ये जो सिंपल सा है कि SF4 में जो पहला इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा तो 3p का इलेक्ट्रॉन पहले अनपेयर्ड होगा, तो अनपेयर्ड हो गया, तीनों इसके लिए दिखा रहे थे यहाँ पे। अब जब SF6 की बात करते हैं तो SF6 के लिए मैंने ये एरो लगाया हुआ है। जब SF6 का बॉन्डिंग की बात करेंगे तो उसमें 3s का भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और वो यहाँ पे आके अनपेयर्ड हो जाएगा थ्रू। कि SF6 में ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो SF6 का बॉन्डिंग सेकंड एक्साइटेड स्टेट में होता है, ये तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ही हो रहा है, और ये ग्राउंड स्टेट में। क्लियर है यहाँ पे? सर मतलब वो उसमें FS4 में भी वो 3s का क्यों नहीं जा रहा है? उसमें भी जाना चाहिए था ना सर? 3s इलेक्ट्रॉन पहले एक्साइट होगा या 3p में? S ज्यादा नजदीक होता है न्यूक्लियस के या p ज्यादा नजदीक रहेगा? तो जो ये S होता है वो ज्यादा नजदीक होता है न्यूक्लियस के, और p जो होता है न्यूक्लियस से कंपेरेटिवली दूर होता है S के रेस्पेक्ट में, तो p का इलेक्ट्रॉन पहले एक्साइट करेगा देन S का। क्लियर है? यस सर, इस थैंक यू तरीके सर। से सोचना है यहाँ पे। और बाद में जब 3p का हो गया, 3s का भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट करना है तो फिर 3s का ही जाएगा यहाँ। तो ठीक है, अब यहाँ पे एक सोचोगे तुम लोग कि H2S में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? H2S में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट -2। -2। तो यहाँ पे जो हम लोग पढ़ते थे पीरियोडिक टेबल में पढ़े भी थे कि जो सल्फर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और वो कौन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पाएगा? -2, +2, +4, +6। कुछ लोगों का क्वेश्चन भी था वहां पे, सर ये डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्यों करता है? तो -2 यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग होगा, +2 कब शो करता है? यहाँ पे +2 शो कर पा रहा है जब 2 इलेक्ट्रॉन उसका पार्टिसिपेट करेगा बॉन्डिंग में, और जो सराउंडिंग एटम होगा और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है सल्फर, तो उस केस में ये +2 जब दो अनपेयर्ड होगा, जब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे है, और सराउंडिंग एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो उस केस में ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट मीन्स 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहाँ पे, और जब 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे है तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर सकता है यहाँ पे। क्लियर है? ये चीजें केमिकल बॉन्डिंग से एक्सप्लेन हो पाता है
कि जब 4 बॉन्ड बना पा रहा है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके पास, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, और सराउंडिंग एटम अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है देन वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +6 +2। तो यहाँ से क्लियरली समझ पा रहे हैं हम लोग। चलो ठीक है, बाकी वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक आज के लेक्चर में कोई डाउट हो वो पूछ सकते हो, सारा कुछ बोर्ड पे है अभी। चलो ठीक है, बाकी कुछ लोग, अगर मैं थोड़ी देर अगर बात भी करूँ इसमें, किसी की मैथ्स में या फिजिक्स में सब क्वेश्चन दे करके लोग नो सॉल्व करते हो गए, आराम भी कुछ लोग कर लेते होगे, जो लोग सॉल्व नहीं करते हो गए। इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं ऑर्गेनिक नॉर्मिंग में, एक क्वेश्चन दे दिया बहुत देर तक आराम कर रहे हो, या इवन मैं भी रेस्ट नहीं करता हूँ तुम्हारा पूरा लेक्चर। इस टाइप का सब्जेक्ट ही है, इसमें ऐसा कुछ नहीं, छोटी छोटी चीजें रहता है इसमें। तो मेरे लेक्चर में थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर सुनोगे तो पूरा चीजें क्लास में ही याद हो जाएगा तुम्हें कि कहाँ पे क्या हो रहा है। थोड़ा सा सिलेबस ज्यादा होता है तुम लोगों का, ऐसा नहीं कि अगर हम लोग ज्यादा सिलेबस होने के चलते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग देखिए 7-8 में आते हो गए तो सर लोग कुछ कहानियां भी सुना दिए बीच में। उतना टाइम नहीं होता हम लोगों का यहाँ पे कि शुरू से लेके स्टार्टिंग से लेके जे एडवांस तक पहुंचना है, उस लेवल तक जाना है मुझे। इवन जितना मैं क्लास में कराता हूँ इसमें तो एडवांस और ओलंपियाड कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, उस लेवल तक जाना है बिल्कुल नीचे से लेकर के, तो टाइम तो लगता है उसमें। तो ठीक है, बट फिर भी ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन लोग यहाँ पे स्किप कर रहे हैं, एक एक एग्जाम्पल क्लियरली समझते हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो ठीक है, पीओसी का मैंने बताया हुआ है, पीओसी में ओजस कि उसमें जितना तुम्हें याद होता है उतना याद करो, नहीं याद हो रहा इसको छोड़ दो, क्योंकि वो सारी चीजें 12th में आएगा। 11th में देने का बस उसका पर्पस ये था, मैंने कई बार पर्पस भी बताया हुआ है कि जब तुम्हारा प्रैक्टिकल होता है स्कूल कॉलेज में तो टेस्ट पता हो, इसलिए वो 11th में दिया गया है, बाकी वो पूरा 12th का पार्ट होता है। चलो ठीक है, हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं इसको। अब इसका क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर सकते हो जो लोग, एक मिनट। तो ठीक सर है, मैं अभी मॉड्यूल मेरे पास बुकलेट नहीं है, बुकलेट देख करके बताता हूँ तो उसमें क्या कर सकते हो, बट स्टार्टिंग का एक सेक्शन तो कर सकते हो आई थिंक बुकलेट का। सर नहीं मिला है मॉड्यूल। ओके, बुकलेट ही नहीं मिला है, चलो ठीक है, बुकलेट नहीं मिला है। बिल्कुल, सर अब वो उसका सेम अवेलेबल टेस्ट पीओसी का आता है, मतलब जो यहाँ पे पढ़े हैं पीओसी में वही चीजें पीओसी में 12th में भी आता है। हाँ बताओ, कुछ पूछ रहे थे। सर उसका मॉड्यूल अवेलेबल है क्या? नहीं, वो तुम्हें बात करना पड़ेगा दीपक जी से, दीपक जी का नंबर होगा, वैसे अभी आया नहीं है, फिर भी एक बार बात कर ओके। लो, शायद अभी भी, मैंने तो नेक्स्ट वीक में पूछा ही था, तो अभी तक तो नहीं आया था। एक बार फिर भी कॉल कर लो, लेकिन अभी शायद सेंटर पे नहीं है, मैं फ्राइडे को ही बात हुआ था सर से, तभी आया नहीं है वो। चलो ठीक है, या दूसरा उपाय एक ये है कि मैं कुछ जो क्वेश्चन है सेक्शन वाइज मैं शेयर करता हूँ ग्रुप पे, वहां से सॉल्व कर सकते हो, या फिर ये जो सर ऐप से कर सकते हो, बट मैं शेयर करता हूँ ग्रुप पे तो वो ज्यादा बेटर है, तो वहां से कर सकते हो। आयुष ये उन लोगों का या मैनेजमेंट का पार्ट है, वो कैसे क्या करना है, तो वहां पे वो दीपक जी देखते हैं, तो दीपक जी को बताओगे सर एक ही बार क्वेश्चन अगर सारा मॉड्यूल आ जाए तो वो फिर वो उधर का पार्ट है, वो उधर से सर से बात करो, वो दीपक जी से हो। तो ठीक है, मॉड्यूल का सारा काम दीपक जी से बात करो, आया नहीं आया, बट देखते हैं, चैप्टर स्टार्ट हो गया है तो जितना जल्दी, मैं भी बोलते रहता हूँ सर को सर जल्दी से मंगवाओ, बट अभी नहीं आया तो हम लोग कुछ, मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। चलो ठीक है, मैं सेशन एंड कर रहा हूँ फिर अभी यहीं पे। ओके, बाय।